बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। नाज़रीन, आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एक बयान दिया गया है कि पाक आर्मी फैसलाबाद के जलसे में चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से दिए गए आर्मी ऑफिसर्स के बयान पर शदीद गम व गुस्से और तशवीश में मुब्तला है। और ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया गया है कि जब पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान के बयान की वजाहत पेश की गई। सदर ममलिकत ने इस बयान के ऊपर यह जवाब दिया कि इसकी वजाहत इमरान खान खुद पेश कर सकते हैं और वफाकी हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुल्क में अनारकी फैलाने का जिम्मेदार करार दिया है। इस पूरे मंजरनामे पर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर, सिंध में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल के ऊपर और मजमूई सैलाबी सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पे बात करेंगे। हारून साहब, क्या समझते हैं, PTI इमरान खान को यह बयान देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी पॉपुलैरिटी उन्हें हासिल हो चुकी है और जिस तरह उनकी पजीराई हो रही है पूरे मुल्क में, उन्हें एक से ज़्यादा महाज खोलने की ज़रूरत नहीं है। नए नए महाज खोलने की ज़रूरत नहीं, पहले बहुत महाज वो खोल चुके हैं। तो लेकिन बहरहाल ये वो फारसी में कहते हैं, ये गुनाह हीस के शहर शुमा नीज़ मी कुनिन। जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उन्होंने इससे ज़्यादा संगीन तर इन्हीं बयानात दिए हैं। लेकिन ये नाजुक मौका है, सैलाब है, कशीदगी बहुत है, तो जितनी ज़्यादा एहतियात वो कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए। हारून साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, बात यह है, ख्वाजा आसिफ को तो इस मौजू पे कोई बयान ही नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी जंग जीती है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। किसी दूसरे मुल्क में इतनी बड़ी फतह हासिल नहीं की गई। टेररिज्म के ख़िलाफ़ 7,000 ज़िंदगियाँ कुर्बान की गई। पाकिस्तान आर्मी ने 65 में भारतीय जारहियत को नाकाम बना दिया गया। मरहूम जनरल मूसा वो सादा से आदमी थे लेकिन बड़े अच्छे जनरल थे। तो वो मैंने खुद उन्हें ये कहते हुए सुना, जनरल मूसा को रहीम यार खां तशरीफ़ लाए और रन ऑफ कच्छ में भी सूरत हाल ख़राब थी, फ़ौजियों से खिताब किया जहाँ शहरियों को आने की इजाज़त दी गई और एक मिसाली इत्तेहाद था। ये वाहिद आदमी जो कहते हैं 48 की जंग जीती। ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का, ये ठीक है कि हाँ अवामी बगावत थी, अवाम ने साथ दिया, अवाम साथ दिया ही करते हैं अपनी फ़ौज का, अवाम ही साथ देते हैं तो फ़ौज ज़बरमंद होती। कारगिल में भारत के नुकसानात कहीं ज़्यादा थे। आलमी सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि उसको जारी रखा जा सकता, और उसको जारी रखा जा सकता तो भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती, उसका रास्ता ही बंद किया जा सकता था। चीन के साथ जो उसकी सरहद थी वो बंद हो जाती। तो ख्वाजा आसिफ को तो कम से कम ये बयान नहीं देने चाहिए। आपको अच्छी तरह याद है कि फरवरी में क्या हुआ था और जिसमें एक कौवा मारा गया। जी जी। तो हमने क्या किया था जवाब में? हमने जवाब में उनके इंतहाई हसास मकामात के करीब हमारे तैयारे पहुंचे, उनके 2 तैयारे गिराए गए, फिर एक और झड़प में 2 तैयारे गिराए गए। और ऐसा नहीं था कि 2-4 तैयारे उड़े थे, उसकी तफसीलात तो कभी मंजर आम पे नहीं आई। दर्जनों तैयारे उस तरफ से उड़े और दर्जनों इस तरफ से उड़े और वो भाग गए, पसपा हो गए। और एक मौके पे हमारे पिंडी के जो कोर कमांडर हैं वो सरहद पे मौजूद थे, जनरल बिलाल थे उस वक्त, इंडियन आर्मी के चीफ उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त जो थे साहब जिनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, जिनके लिए नया उहदा तख्लीक किया गया, तो उन्हें वार्निंग दी जनरल बिलाल ने कि भाग जाओ वरना तुम्हें उड़ा देंगे। और अच्छा किया कि मतलब उन पर हमला नहीं किया। और कश्मीर की सरहद पे भारतीय नुकसानात कहीं ज़्यादा थे। इनमें से कोई चीज़ नहीं याद नहीं आती। कोशिश ये है नून लीग की और मौलाना फजलुर रहमान की, पीपल्स पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा सरगर्म नहीं है, इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका मैदान सिंध है, उन्हें तो और कहीं कुछ मिलेगा नहीं। और बिल्कुल उन्हें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और पंजाब में तो सवाल ही पैदा नहीं, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी कोशिश ये है, वो इसलिए भड़का रहे हैं। देखिए ISPR ने बयान दे दिया, बात ख़त्म हो गई। कोई उसका बहुत मतलब ये उसके जवाब में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। खान साहब तो बिल्कुल ही खामोश रहे। इस पे इनको इतने बयान जारी करने की क्या ज़रूरत है? ये रो रहे हैं, ये उस शिकस्त के खौफ से लरज़ रहे हैं जो इन्हें होने वाली है। 17 जुलाई को ये देख चुके हैं
और अब ये कोशिश क्या हो रही है, इनकी कोशिश ये पाबंदी लग जाए और इलेक्शन कमीशन के जरिए मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी नहीं है, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं है, कानूनदान ये कहते हैं। अब देखिए ना, हमजा साहब नया मंसूबा लेके आए हैं। नवाज शरीफ साहब तो मफरूर थे और वो आ ही नहीं रहे थे मीडिया पे, पाबंदी भी थी कुछ, और मरीम नवाज की भी यही सूरत हाल थी। इनके बयानात को अहमियत नहीं दी गई, इसलिए जवाब नहीं दिया गया। लेकिन ये कि किसी न किसी तरह इन्हें डिस्करेज तो किया जाना चाहिए था, इन्हें डिस्करेज नहीं किया गया और ये अपना यानी फैलते गए। इसके लिए एक मुनासिब तशबीह जो जहन में आई थी, मैं देना नहीं चाहता। बात यह है कि ये हर एक ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल बिगिनिंग में इसको रोक देना चाहिए था। हारून साहब बात ये कर रहे हैं कि किसी को भी ये बयान नहीं देना चाहिए और ना ही इसको मिसाल बनानी चाहिए कि माजी में वो बयानात देते रहे तो उस पर बाज़ पुरस क्यों नहीं हो सकी। ये ममनुआ फंडिंग को हमेशा फॉरेन फंडिंग क्यों कहते हैं? इलेक्शन कमीशन नहीं कहता उसको फॉरेन फंडिंग, अदालतें नहीं कहती हैं उसको, मीडिया नहीं कहता, एक आध कोई उसके चैनल के सिवा जो उनके हलीफ हैं, तो ये उसको फंडिंग कहते हैं। और उसमें से निकला क्या है? उसमें से तो कुछ निकला ही नहीं। कोई चीज़ अगर कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी होती तो अब तक इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर चुका होता। उसमें चीज़ें कोशिश की जा रही है। FIA को ये टास्क दिया गया, FIA के कुछ अफसरों से ये कहा गया है कि कुछ शवाहिद मुहैया करें किसी न किसी तरह, जैसे भी मुमकिन। हारून साहब, क्या खान साहब के खिलाफ 8 फैसले किए इलेक्शन कमीशन ने? जी 8 फैसले, 8 जो अदालतों ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं, पिछली समाअत में भी जो कुछ उन्होंने कहा उसका खुलासा भी यही था, आज जो कुछ उन्होंने कहा उसका भी मफहूम यही है कि एहतियात बरतें खान साहब, एहतियात बरतें। ये तो सभी कह रहे हैं उनसे एहतियात बरतें, चीफ जस्टिस ने यही कहा। अंदेशा उससे नहीं पालना चाहिए। अदालतों के इस तरह के रिमार्क्स का मतलब फैसला नहीं होता, फैसला मेरिट पे होगा और मेरिट पे जो फैसला है तो उसमें कोई ज़्यादा अंदेशे की ज़रूरत नहीं है। क्या खान साहब के खिलाफ वफाकी हुकूमत जिस तरह के इशारे दे रही है इंतकामी कार्रवाई करने की, अगर होती है तो उसका अंजाम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, पुलाव खाएंगे, अहबाब फातिहा होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि आप देखिए पाबंदी लगा दें, पाबंदी से पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ जाएगी, पार्टी पे भी पाबंदी लगा दें। दूसरी फौरन ही जैसे अपना वो डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई थी जब ANP पे पाबंदी लगी थी, नैप उस वक्त उसको NAP कहा जाता था, नेशनल अवामी पार्टी, फिर अवामी नेशनल पार्टी, नई पार्टी बन जाएगी, टिकट जारी करने में कोई दुश्वारी होगी। लेकिन 17 जुलाई को आपने देख लिया ना, सब कुछ कर लिया, सारा जोर लगा लिया, कोई तरकश में कोई तीर छोड़ा ही नहीं। फिर क्या हुआ? 2 सीटें धांधली करके जीती और 2 सीटें और जीती इन्होंने, एक इंडिपेंडेंट जीता, 75% सीटें उसने जीत ली। तो उनकी पार्टी फिर भी जीत जाएगी, फिर वो पार्टी के लीडर हो गए। वो उनको तो सजा दे दी थी, उनको अपना पाबंदी लगा दी थी इलेक्शन में हिस्सा लेने पे नवाज शरीफ साहब को। वो जाके लंदन में बैठ के सारे फैसले कौन करता रहा? आप इमरान खान को जेल में डाल दें, फिर भी फैसले वही करेंगे। कोई जिसको वो नामजद करेंगे वो वज़ीर आज़म होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक इस कदर देखिए, हमने मोहतरमा फातिमा जना के जलसे देखे हैं, कायदे आज़म को तो नहीं देखा, और कायदे आज़म से किसी का कभी मुआवजा ही नहीं करना चाहिए। सही, वैसे तो मोहतरमा फातिमा जना से भी नहीं करना चाहिए, वो उतनी ही अजीम मॉरल अथॉरिटी रखती थी अपने भाई की, और भाई की वो नुमाइंदा भी थी एक लिहाज से, इसलिए कि सारी उम्र तो उन्होंने भाई के साथ गुजारी, उनकी खिदमत में लगी रही, उनका साथ दिया, उनको संभाला, अदालत में उनका ख्याल रखा, उनके लिए नोट्स बनाती थी, उनके खाने का ख्याल रखती थी, उनके लिबास का ख्याल रखती थी, किताबें पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी और हर वक्त उनकी मदद। वो एक तरह से कायदे-आज़म की नुमाइंदा ही थी ना। उनके जलसे हमने देखे हैं, उनसे ज़्यादा इकराम के किसी लीडर का करते हमने नहीं देखा लोगों को। उनके जलसे इतने बड़े नहीं थे, भुट्टो के जलसे बड़े थे, इतने बड़े वो भी नहीं थे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसों में जोश व खरोश का ये आलम नहीं होता था कि भुट्टो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, असरी तहरीकों को समझते थे। और उन्होंने क्या वादे किए थे? हर बे किसान ज़मीन को किसान देंगे, अब वो ज़मीन देंगे, मज़दूरों को हिस्सा देंगे प्रॉफिट में से,
उन्होंने यानी निचले तबके के जो गरीब तबके के लोग बेताब होकर उनके लिए निकले, इतने जलसे बड़े उनके भी नहीं थे। और मोहतरमा बेनज़ीर अप्रैल 1986 में आई, 5-6 महीने की तैयारी के बाद, और ऐसा इस्तकबाल हुआ कि कहा गया कि ऐसा इस्तकबाल कभी हुआ ही नहीं। 6 महीने की तैयारी थी। इमरान खान एक दिन के नोटिस पे जलसा करते हैं, उससे ज़्यादा लोग होते हैं। ऐसी मकबूलियत कभी किसी को हासिल नहीं रही। और आप ये देख रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ कहाँ से चल के आते हैं, बूढ़े ज़ईफ़ लोग, व्हील चेयर्स पे लोग आते हैं। कभी आपने देखा था कि बारिश बरस रही हो और लोग खड़े जलसा सुन रहे हों? कभी आपने देखा था कि रास्ते कीचड़ से भरे हुए हों और कतार दर कतार लोग आ रहे हों? कीचड़ में कौन जलसे में जाता है जी? कभी आपने देखा था इतना हौलनाक हबस हो और 12-12 घंटे लोग इंतज़ार करें? 10-12 घंटे बाद जगहों पे लोगों ने किया। कभी आपने देखा था कि कोई लीडर वही बात दोहराता रहे? बहुत कम उसमें इजाफा करते हैं। इसके बावजूद तादाद में कोई कमी ना आए। शाज़ ही कोई जलसा है जिस पे हैरत का इजहार न कि जो नाकाम जलसा तो कोई हुआ ही नहीं, सारे जलसे बड़े हुए, तो कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान को सियासत से तो नहीं निकाला जा सकता। बात तो ये की जा रही है कि उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। देखिए, जंग का उसूल ये है, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वैसे कोई जंग हो, या कोई कारोबारी कशमकश हो, किसी तरह की कोई महाजाराई हो, किसी तरह के छोटे बड़े हर तरह के इलेक्शन मुल्क में होते रहते हैं जमहूरी माशरों में। बहुत सारे महाज नहीं खोलने चाहिए। सही। जितने वो गैर मामूली मकबूलियत उन्हें हासिल हो चुकी है ना, उन्हें इलेक्शन के लिए मेरा ख्याल है बेताब होना चाहिए। और भाई हर गुजरते दिन के साथ मकबूलियत तो बढ़ रही है, लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जहाँ कहीं वो जाते हैं कुछ लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। इतनी तवज्जो और कभी किसी को नहीं मिली। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। फिर मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि ख़ातीन और नौजवानों में उनका तनासुब बहुत ज़्यादा है। समंदर पार पाकिस्तानियों में, यहाँ तो पार्टियों की कोई हैसियत है दूसरों की, समंदर पार पाकिस्तानियों में कोई हैसियत नहीं। कोई समंदर पार पाकिस्तानियों के पास जाता है? तरसीलात ज़र कम हो गई हैं। कोई लीडर हुकूमती इत्तेहाद का जाता है समंदर पार पाकिस्तानियों के पास? लंदन में, अमेरिका में, अमारात में, किसी जगह अरब मुल्कों में तो बहुत आज़ादी नहीं है, लेकिन बरतानिया में, फ्रांस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आप जाएं, लोगों से मिलें, फंड रेजिंग करें, हमायत हासिल करें। इन्होंने उनके वोटों पर ही पाबंदी लगा दी। इसकी क्या वजह है? तरसीलात ज़र का कम होना किस चीज़ का मदर है? लोग इमरान खान को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। खान साहब को अपनी हिकमत अमली बेहतर बनानी चाहिए। दूसरा देखिए, मैंने उनसे अर्ज़ भी किया था जब मुलाकात हुई, भाई आपका काम यह है मनसूबाबंदी करें। सिविल सर्विस बर्बाद हो चुकी है। FBR बारसूख लोगों से टैक्स नहीं लेती, और पीपल्स पार्टी और नून लीग उनकी पुश्त पे आके खड़ी हो जाती हैं। दुकानदारों को हौसला अफजाई की जाती है कि वो दुकानें बंद न करें बिजली बचाने के लिए। सारी दुनिया में दुकानें 5, 6, 7 बजे बंद हो जाती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती। यूरोप में जहाँ बिजली का मसला ही नहीं था, पैदा हुआ है ना, अब जब से ये गैस का मसला हुआ है तो उस पर आएंगे तो मौका मिला तो बात करेंगे। सही। मैं हरून साहब आप जो तज़किरा कर रहे हैं, आपने उसी तज़किरे काम करने चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी बात की। मैं पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करना चाहता था, लेकिन अब उसे आगे ले जाते हैं। बात ये हो रही है कि खान साहब पै दर पे जलसे कर रहे हैं। अगर इसी की जगह एक टेलीथॉन में अगर उन्होंने 5 अरब इकट्ठा कर लिया था, तो वो मजीद टेलीथॉन्स करते, ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मांगते, ये बेहतर नहीं था? भाई पहली बात तो ये है कि सितंबर में 9 सीटों पे इलेक्शन होने वाले हैं जी। मैंने आज इतने प्रोग्राम देखे, मैं हैरत ज़दा रहा, कोई इसका जिक्र ही नहीं करता। 9 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें वो उम्मीदवार हैं, ज़्यादातर वो उन्हीं जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सैलाब ज़दगान के पास गए। जितनी जगह वज़ीर आज़म गए, जितने लोगों से मिले, अगरचे ये कम जगहों पे गए, लेकिन उनसे ज़्यादा लोगों से मिले। वज़ीर आज़म तो घुल मिल ही नहीं सकते, और बिलावल भुट्टो को लोगों ने हूट आउट कर दिया। जरदारी साहब घर से नहीं निकले, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। सिंध में वज़रा के साथ क्या हो रहा है? अच्छा, फिर ये है कि वो सिंध में आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा बगावत हो गई है, आगाज़ हो गया है बगावत का। अच्छा, अब वो 9 सीटों में मेरी ज़ाती राय वैसे ये है मेरा गैस ही, कोई ख़बर नहीं है सही कि ये भाग जाएंगे इलेक्शन से, इसलिए कि 9 की 9 सीटें जीत सकते हैं वो आसानी के साथ, अगर धांधली ना हुई। आपको याद है मैं मुसलसल कहता रहा 17 जुलाई के इलेक्शन के बारे में
कि 70-75% सीटें जीत लेंगे, 2-4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी नून लीग को। सारा मीडिया कहता था कि भाई ये तो अजीबोगरीब बात है, इतनी सीटें तो नहीं जीत सकते। कोई एक आदमी नहीं था मेरे सिवा जो ये कहता 75%। मुझे कोई इल्हाम नहीं होता, ना मैं दूसरों से ज़्यादा बाखबर हूँ, लेकिन लोग एक वाज़ेह राय देते हुए झिझकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, इससे ज़्यादा वो सीटें लेते। टेलीथॉन एक उसने किया, ये क्यों नहीं करते? शहबाज शरीफ क्यों नहीं करते? मौलाना फजलुर रहमान को साथ बिठाएं, जरदारी साहब को बिठाएं, बिलावल को बिठाएं। ये एक टेलीथॉन का उसने ऐलान कर दिया है, मगर वो इलेक्शन का क्या करे? क्या उसमें अपने आप को शिकस्त के लिए दो हरीफों के रहमो करम पे छोड़ दे? और ये कह रहे थे पैसे नहीं आएंगे, 5 अरब रुपए का ऐलान हुआ है मगर पैसे नहीं आएंगे। पैसे तो आ गए 3 अरब रुपए। बैंकों ने रुकावटें डाली, स्टेट बैंक ने डिस्करेज किया, पंजाब बैंक ने खास तौर पर एहतियात कबूल करने से इनकार किया, लोगों को बैंकों से वापस जाना पड़ा। इसके बावजूद 3 अरब रुपए हो गए कितने दिनों में? और वो कह रहे थे 1 घंटे में बिलावल ने 130 अरब रुपए जमा कर लिए। 130 अरब रुपए कहाँ हैं? कहाँ है वो 130 अरब रुपए? हारून साहब, आज खान साहब ने ये भी तो ऐलान किया ना कि उस टेलीथॉन में से 1 अरब जो है वो सिंध के सैलाब मुतासरीन को दिया जाएगा। पहले अब इस पे तनकीद हो रही थी, अब पता नहीं इस पे क्या वावेला किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में सिंध से खत्म हो सकती है? हो सकती है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। इसलिए कि अगर सैलाब ज़दा इलाका है, मुहिम चलानी मुश्किल होगी, इंतखाबी मुहिम PTI के लिए। ज़ाहिर है सिविल सर्विस उनके साथ है। आपको पता है ना, सुबह वहाँ जो सिविल सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध का, वो तो तबाह हो चुका है। वो तो बनाई हुई फहरिस्तों पे मुलाजमतें देता है। इंटीरियर सिंध के लोगों को कराची और हैदराबाद के कोटे में मुलाजमतें दे देता है। सिविल सर्विस पे गिरफ्त है, किसी ने उनको डिस्करेज नहीं किया। वडेरे मनमानी करते हैं और मिलकर वडेरे और सिविल सर्विस और पुलिस इलेक्शन लड़ती है। लेकिन इसके बावजूद ब्रेक थ्रू तो होगा, और अगर वो 10-15 सीटें भी वहाँ से जीत लेते हैं तो कराची और हैदराबाद में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पीपल्स पार्टी कुछ मिल जाए, कोई इक्का दुक्का सीट मिल सकती है। तो ये पूरी तरह इसका इम्कान है। इसी अंदेशे से तो खौफज़दा हैं, इसीलिए तो लरज रहे हैं, इसलिए को दिन रात तरह तरह के इल्ज़ामात करते हैं। इमरान खान फरिश्ता नहीं है, खामियाँ हैं। मगर ये भी कभी हुआ था, ये तो मैंने तो नहीं अपनी 50-55 साल की साफ्ती ज़िंदगी में देखा कि एक आदमी की घरेलू ज़िंदगी पे, उनके खातून खाना पे इस कदर आए रोज़ एक स्कैंडल जारी किया। इमरान खान ने भी कभी किया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान, इनकी ज़ाती ज़िंदगियों पे इमरान खान ने भी कभी कोई तबसरा किया है? वो तो इस कदर खौफज़दा हैं। ये नहीं है कि PTI का मीडिया सेल ज़्यादती नहीं करता, बड़ी ज़्यादती करते हैं, बड़ी नाशाइस्ता ज़ुबान बाज़-औक़ात इस्तेमाल करते हैं। और खान साहब को उन्हें रोकना चाहिए। ये बहुत बड़ी ख़राबी है जिसका उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। ज़ाहिर है वो इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उनकी खानगी ज़िंदगी तक पे तो ये इतने शदीद एतराज़ात करते हैं। ये तो इनकी हालत है, और ये बिल्कुल नहीं इलेक्शन लड़ सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ। अब क्या है, देखिए, वो हमजा के दौरे को समझ लिया जाए, और ये पंजाब हुकूमत के बारे में जो क्या सराही है, और ये क्या सराही नहीं है, खबर दुरुस्त है। पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की आमद से पहले ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। काफ लीग के अरकान को टेलीफोन किए जा रहे हैं, PTI के बाद अरकान को, जिनसे ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उन्हें यह कहा जा रहा है टिकट भी देंगे, मराद भी देंगे, तरक्याती मंसूबे भी देंगे, आपको कामयाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछली दफ़ा भी बड़ी कोशिशें हुई थी, बस चीज़ें मंजर आम पे नहीं आई हैं। पिछली दफ़ा भी नून लीग के उम्मीदवारों की बड़ी मदद की गई थी। बात चीज़ें अभी तफसीलात सामने आएंगी। अच्छा, उन्हें और पेशकशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक तो इत्तला नहीं है। कोशिश पूरी ये है कि पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाए, हमजा को फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। अब आप मुझे बताइए कि जो कुछ बीत चुका है, इसके बाद हमजा की हुकूमत की कितनी रिट होगी, कितना गवर्नरेबल होगा सूबा, और उसके लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके बावजूद नहीं जीतेंगे अगर ये कर लिया। आप समझते हैं कि PTI की मकबूलियत को देखते हुए अब भी कोई अराकीन है जो अपना पलड़ा तब्दील कर सकते हैं? किसी की मत मारी जाए तो उसका क्या इलाज है? देखिए ना, पहले भी तो 20 आदमी गए हैं, अगरचे सूरत हाल अब मुख्तलिफ है। अब किसी की कोई पैसों की टेम्पटेशन में आ जाए। पैसे आपका क्या ख्याल है, जरदारी साहब ने अपनी जेब से दिए थे? पैसे तो कहीं और से आए थे।
अब भी बड़े पैमाने पे पैसे आ रहे हैं। देखिए, आपका क्या ख्याल है, अमेरिका आपको माफ़ कर देगा अफगानिस्तान का किस्सा? अभी तक उनके मुतालबात वही हैं, अड्डे दें और एक्सेस दें और भी मुतालबात हैं उनके। और ये FATF पे आते हैं मौजू पे मैं बात करता हूँ, वो आपको माफ़ कर देगा। बाकी वो इंडिया की बालादस्ती चाहते हैं, चीन से आपके ताल्लुकात महदूद करना चाहते हैं, फ़ौजी अड्डे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो खान साहब को इस पहलू को जहन में रखना चाहिए कि ये इस तरह की नाजुक सूरत हाल में आखिरी दर्जे की एहतियात बरती जाती है। इस तरीके की नाजुक सूरत हाल में आखिरी दर्जे की एहतियात बरती जाती है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, की सियासत पे बात करेंगे, आलमी मंजरनामे पे बात करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वफाक की सियासत पे बात करेंगे कि वफाक में हुकूमत कब तक बरकरार रहेगी। इस हवाले से जो इतलात सामने आ रही हैं उनमें हकीकत क्या है। पंजाब की सूरत हाल पर हारून साहब बात कर चुके हैं, FATF की सूरत हाल पर भी मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। हारून साहब क्या समझते हैं, कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ये खबर मंजर आम पे आई कि जो सेटअप है वफाक का, ये अक्टूबर नवंबर में तहलील भी हो सकता है, असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, निगरान सेटअप जो है वो फरवरी तक रह सकता है, इसमें कोई सदाकत है? पहले वो मैं बात मुकम्मल कर लूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब की फरमाइश ये है कि पंजाब हुकूमत ख़त्म की जाए। सही क्या है वो है मुहावरा में मिसरा है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। पंजाब हुकूमत ख़त्म की जाए, मेरा जो है इमाम ख़मीनी की तरह इस्तकबाल किया जाए, फिर चंद दिन सहूलत के साथ मैं जेल में रहूँ, फिर मुझे रिहा कर दिया जाए। हमज़ा को उन्होंने डांट पिलाई, मरीम से वो मायूस हैं, बज़ाहिर वो कहते रहते हैं, लेकिन मरीम की कंपेन तो नाकाम रही, मोहतरमा मरीम नवाज़। और शहबाज शरीफ से तो वो सख्त नाला हैं, वो समझते हैं कि सारा मामला इन्होंने बिगाड़ा, इन्हें हुकूमत में आना नहीं चाहिए था। आपको याद होगा कि कितनी वजाहतें पेश की जा रही हैं कि हम सब गिरफ्तार हो जाते और मारे जाते और इमरान खान सदारती निज़ाम नाफिज कर देता और 10 साल के लिए इक़्तिदार में रहता। भाई अभी वो 10 साल के लिए इक़्तिदार में आ सकता है? आप लोगों में तो दमखम अब रहा नहीं और लोग आपका साथ छोड़ गए। तो वो नवाज शरीफ साहब की फरमाइश पे ये सारा कारोबार शुरू किया गया है और ये कामयाब अव्वल तो होता नहीं, हो गया तो इसका नतीजा वो नहीं होगा जो ये समझ रहे हैं। अच्छा, वो जो आपने बात की है वो ये तजवीज़ है, एक तजवीज़ ये है कि अक्टूबर में असम्बलियाँ तोड़ दी, इलेक्शन तो अब नहीं हो सकते, इलेक्शन तो अब ताख़ीर से होंगे। भाई आधे मुल्क में तो सैलाब की सूरत हाल है, बडेरा गाजी खां वाले कैसे वोट डालेंगे? ऊपर इसी तरह ये पख्तूनख्वा में ऊपर के इलाकों में, कोहिस्तान में, दीर में, सबात के बाद इलाकों में तो वोट डालना लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। अभी ज़ाहिर है संभलने में कई महीने लगेंगे और वो भी मतलब ये इनफैक्ट तो कई साल लगेंगे। अच्छा, तजवीज़ ये है कि अक्टूबर में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और निगरान हुकूमत जो है वो मुझे नहीं मालूम वो कैसे करेंगे कि 5-6 माह के लिए हो, 3 माह के लिए ना हो, 5-6 माह के लिए हो। अच्छा, वो अपना ताकि उसमें इन्हें कोई संभलने का मौका मिल सके, ये कोई मुकाबले के लिए तैयार हो सके। अच्छा, हारून साहब, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, एक तो आज उन्होंने खान साहब के बयान के हवाले से ये कहा वजाहत खुद देंगे, दूसरा उनका ये कहना था कि अपोजिशन और हुकूमत में कशीदगी कम करने के लिए पसे पर्दा मुफाहमत के लिए काविश कर रहा हूँ। वो क्या किरदार अदा करना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो ऐलान कर चुके हैं काविश जो किरदार वो मुफाहमत कराना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि उतना उस तरह का मौसर राब्ता वफाकी हुकूमत के साथ नहीं है। ज़ाहिर है जहाँ तक तो वजाहत का ताल्लुक है तो ज़ाहिर खान साहब को खुद ही करनी चाहिए अगर वो करना चाहें। ये सदर का काम तो नहीं है, सदर जो है वो सियासी ओहदा तो नहीं है, सदर तो सबका है। सदर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुतनाज़, फिर वो अपने सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान आर्मी के, और जाहिर है कि वो इस तरह के सियासी बयानात ना उन्होंने कभी दिए हैं ना कभी देने चाहिए। कोई भी सदर इस तरह के बयानात नहीं देता, इल्ला ये कि कोई जरदारी साहब जैसा सदर हो और वो भी खैर कुछ ना कुछ एहतियात तो कर, मीटिंगें तो बुलाते रहते थे ईवान सदर में और अखबार नवीसों को ब्रीफ तो करते रहते थे, अपने पसंदीदा अखबार नवीसों को। जब आम अखबार नवीसों को बुलाते थे तो मजाल है कोई एक ढंग का फिक्रा कभी कहा हो जो रिपोर्ट किया जा सके। अव्वल तो वो ऑफ द रिकॉर्ड होती थी, वरना वो उसमें कोई बात ही वो नहीं करते थे। वो डिटर्मिनेटली कोशिश करते थे कि रस्मी गुफ्तगू करके खाना खिला के लोगों को भेज दें, थोड़ी सी PR कर लें, उसमें भी नाकाम रहते थे, इसलिए कि लबो लहजा उनका कोई ज़्यादा शाइस्ता नहीं होता था। तो सदर को नहीं करना चाहिए, ठीक है, बाकी वो कोशिश कर सकते हैं मफाहमत की, लेकिन क्या मफाहमत की ख्वाहिश मौजूद है? अगर मौजूद हो तो वो भी कर सकते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही भी कर सकते हैं और लोग भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो खामोश हैं, गैर मुतनाज़ा हैं, उन्हें शामिल किया जा सकता है।
और उनका इंतखाब बड़ी एहतियात से ज़ाहिर किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है मफाहमत की ख्वाहिश ही नहीं, अभी तक तो ख्वाहिश यही है दोनों तरफ से कि एक दूसरे को पामाल कर दिया जाए। कर नहीं सकता कोई किसी को। भाई इसका हल ये आम इंतखाबात हैं और कुछ नहीं है। अच्छा हारून साहब, आज फवाद हुसैन चौधरी साहब ने भी ये कहा कि अगर खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की गई तो आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। क्या आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च का वक्त आ चुका है, खान साहब अभी करना चाहते हैं या अभी इरादा नहीं रखते? देखिए ऐसी इत्तला तो मिल रही हैं कि वो सितंबर या अक्टूबर में इस तजवीज़ पे गौर कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करें। मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए लॉन्ग मार्च, उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं? वो आइंदा अपनी हुकूमत की मनसूबाबंदी करें। FBI का क्या करना है, पुलिस का क्या करना है? मुल्क में इतनी कशीदगी है, सैलाब ज़दगान का इतना बड़ा मसला है, कभी पाकिस्तान को ऐसा चैलेंज दरपेश नहीं हुआ। बिल्कुल इब्तदाई 47 और 48 के बाद इस तरह की कभी सूरत हाल नहीं थी। उस वक्त तो खैर महाजरीन का एक सैलाब था, उन्हें बसाना था, मगर वसाइल का मसला इतना नहीं था। यानी ज़िंदगियाँ ज़रूर ज़ाया हुई, बेशुमार लोग कत्ल हो गए और फसाद फैला और एक अफरा तफरी थी। इस वक्त सियासी बेयकीनी भी है, कशीदगी भी है, सैलाब ज़दगान है। मेरा ख्याल है उन्हें बिल्कुल लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी पार्टी की तंजीम पर तवज्जो देनी चाहिए, मनसूबा बंदी करनी चाहिए, सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। ये अगर इलेक्शन हुए तो मेरा ख्याल है वो जीत लेंगे। अगर 9 सीटें नहीं जीती तो 8 या 7 जीत लेंगे। मतलब अगर बिल्कुल ही धांधली करके कोई 2-3 सीटें ले सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 6-7 भी वो जीत गए तो फतह तो उनकी होगी। 3 कराची में हैं, 3 पंजाब में हैं, 3 पख्तूनख्वा में हैं। पख्तूनख्वा और पंजाब की तो वो आसानी से जीत लेंगे। अलबत्ता ये है कि कोई हादसा ही करने की कोशिश करता है तो उसका क्या इलाज है? उसकी भी वैसे वो जो हादसा हुआ है, कल मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है ये इत्तफाकी नहीं है। ये उस जगह पे इस तरह आग भड़कती नहीं है जहाँ पे आग लगी है, शॉर्ट सर्कल हुआ, आग वहाँ भड़कती नहीं है। वो मेरा ख्याल उन्हें खौफजदा करने के लिए किया गया है। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि खौफजदा वो बिल्कुल नहीं होगा, उसका ये मिजाज नहीं, वो उल्टा रिटेलिएट करता है। पश्तो की एक ज़रबुल मिसला है कि पश्तून दलील पे नहीं ताने पे पलटता है। तो आप अगर ये ताना दनी करेंगे और दबाव डालेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही। हारून साहब, क्या आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पे हो सकते हैं या उसका भी कोई जवाज़ बनाया जा सकता है डिले का? मुश्किल है जी, बल्दियाती इलेक्शन बहुत मुश्किल है। होंगे तो पीपल्स पार्टी तो इस तरह डूब जाएगी जैसे ज़ेरी इलाके सैलाब में डूब जाते हैं। पीपल्स पार्टी का तो कोई चांस ही नहीं है। खुली धांधली करेगी तो रिएक्शन होगा। आप देखते नहीं, पहली दफ़ा मैंने देखा 1970 के बाद ऐसा गमो गुस्सा पीपल्स पार्टी के खिलाफ। चीख चीख कर लोग सैलाबे पानियों में खड़े होकर लोग कहते हैं करप्शन है। और अगर इमरान खान की हुकूमत होती है हमारे साथ ये सलूक। बलोचिस्तान से सोशल मीडिया पे आम लोग देखिए, अगर वो पॉलिटिकल वर्कर हो, अगर कोई मीडिया सेल ये काम कर रहा हो तो फिर तो बात दूसरी है। आम लोग चीख चीख के कह रहे हैं इमरान खान होता तो हमारे साथ ये, इसलिए कि उन्होंने देखा है ना कि कोरोना में ऐसा नहीं था। कोरोना में पूरा दबाव डाल दिया गया इमरान खान पे कि बंद कर दें गले बाजार और मार्केटें मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। महदूद इलाके बंद किए, कुछ दिनों के लिए किए, बहुत डिटरमिनेटली फाइट किया उसको। हारून साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों में जितनी भी करप्शन हुई है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस पे क्या राय रखते हैं? कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है पीपी के लिए? देखिए, वो करप्शन तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता जरदारी साहब का। लाखों बोरियां गंदम की गायब हो जाती हैं, अस्पताल वीरान पड़े हुए हैं, शहरों में बाद में सीवरेज सिस्टम ही नहीं है और ढांचे खड़े हुए हैं, इमारतें मुकम्मल ही नहीं होती। और बलूचिस्तान में आपने देखा ना, आधे बंद टूट गए। यहाँ भी यही सूरत हाल है। फिर ये ऐसा जुल्म कभी आपने देखा है कि भाई बस्तियाँ डबो दी जाती हैं और वडेरों की ज़मीनें बचा ली जाती हैं और उनके नाम भी सभी को पता है। तो वो ये इसमें 14 साल से करप्शन है। वो तो आपको एक वाक़या बताया था कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी से जाके मिले अपना, उस वक्त थे खटक साहब तो खैर थे ही, जहांगीर तरीन भी थे, खाकवानी साहब भी थे। वहाँ के वो चीफ सेक्रेटरी से कुछ जानने वाले थे, उनमें से मालूम नहीं किसके, तो चीफ सेक्रेटरी से मिले। उन्होंने कहा क्या हालात हैं, उनसे मिलने के लिए आए वो। सही। उन्होंने कहा भाई 35% तो हम पहले अलग कर लेते हैं। जब 35% पहले अलग कर लिए जाते हैं तो फिर कितने पैसे खर्च होते होंगे?
30-40% खर्च होते होंगे मैक्सिमम, और बाद औक़ात शायद इतने भी ना होते हों। तो करप्शन की तो कोई हद नहीं है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं वो सिर्फ एक PR की कैंपेन कर रहे हैं। लोगों के साथ ये कहना चाहिए कि दुख दर्द बांट रहे हैं। सियासत में उनका मिजाज ही नहीं है। अगर वो और उनकी बहन फातिमा भुट्टो आ जाएं सियासत में, ख़तरात बहुत होंगे। जरदारी साहब माफ़ नहीं करते किसी को। वो सिविल सर्विस के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए हर तरह से उन्हें दबाएंगे, तंग करेंगे। ज़ाती ज़िंदगियाँ उनकी जो हैं उसमें दुश्वारियाँ पैदा करेंगे। कोई हवाई फायरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अगर वो मैदान में निकल आए तो पीपल्स पार्टी के फिर जीतने का कोई सवाल नहीं। आप क्या समझते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर या फातिमा भुट्टो, दोनों में से सियासी बसीरत किसकी ज्यादा? नहीं, वो फातिमा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इनके तो मशागल और तरजीहात और तर्ज ज़िंदगी और है। फातिमा ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन सियासत को ये नहीं है कि एक दिन आप सियासत में, एक दिन इमरान खान भी आए थे ना इसी करिश्मेटिक शख्सियत के साथ, इतने बड़े कारनामे अंजाम देने के बाद, शौकत खाना बनाने के बाद। तो शुरू में क्या हुआ था, उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वो इस वक्त हेल्पफुल हो सकते हैं अगर कोई अपोजिशन हो, उसमें वो शामिल हो जाएं, उसमें वो दोनों इलेक्शन लड़ें। वो कहीं से भी इलेक्शन लड़के जीत सकते हैं, जैसे मिर्ज़ा भुट्टो जीत गए थे। इलेक्शन लड़ें वो और शामिल हों तो ख़त्म हो सकती है। मगर वो एक बाकायदा मंसूबा होना चाहिए ना, करप्शन ख़त्म करने का, गुड गवर्नेंस का। माज पीपल्स पार्टी को हटा दें और वही सिविल सर्विस के लोग जो उनमें से करप्ट हैं वो भी वही रहें, और पुलिस भी वैसी की वैसी रहे, और पटवार भी वैसी की वैसी रहे, और ठेकेदार भी वही रहें, और वही जनाब अपना मेरिट के बगैर नौकरियां मिलती रहें। पब्लिक सर्विस कमीशन भी वैसा रहे, और सिंध सेक्रेटेरिएट जो करप्शन का एक नादरे रोज़गार नमूना वो भी वैसा रहे। ये तो किसी मंसूबे के तहत होता है, यूँ ही नहीं है, अचानक फैसला नहीं हो सकता। सही। हारून साहब, जब मंसूबे की बात हो रही है, बातें ये भी हो रही हैं कि सैलाब में इजाफा जो है वो कुछ डैम्स की मंसूबा बंदी ना होने के बावजूद भी हुआ है। यानी बेहंगम डैम्स बनाए गए जो टूटे भी, जिसकी वजह से सैलाब से ज़्यादा इलाका मुतासिर हुआ। बेहंगम नहीं जनाब, डैम्स के पैसे खाए गए। 40% से ज़्यादा तहकीकात जब होगी, अगर हुई, मुझे नहीं पता होगी नहीं, ये बलूचिस्तान वाले तहकीकात नहीं होने देंगे। अगर तहकीकात हुई तो पता चलेगा 40% भी, मैं बहुत एहतियात से कह रहा हूँ, 30-35% ज़्यादा लगा ही नहीं। डैम भी पख्तूनख्वा के डैम क्यों नहीं टूट गए? और पख्तूनख्वा वाले फरिश्ते हैं आपके ख्याल में? वहाँ करप्शन नहीं होती, वहाँ ठेकेदार पैसे नहीं बनाते। ये अमीर मकाम कहाँ से रईस हो गए? पैसे कमाए ठेकों से तो बने ना, ठेकों से ही पैसे बनाए उन्होंने, और किस चीज़ से बनाया? 2-4 हज़ार आदमियों को oblige किए रखते हैं, जहाँ चाहते हैं जलसा कर लेते हैं, नीली टंकियाँ लगवा के देते हैं घरों पे, मशहूर हैं इसके लिए वो। भाई देवे वो बड़ी उन्होंने मुज़ाकरात किए थे इमरान खान से PTI ज्वाइन करने के लिए, बस शरात पे समझौता नहीं हुआ था। वो मैं 2013 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो अपना वहाँ को फरिश्ते तो नहीं बैठे हुए बलूचिस्तान में। और वो क्या कहा था, अपना जमीयत उलमा इस्लाम के एक सेनेटर ने कहा था कि बलूचिस्तान और सिंध में करप्शन का मुकाबला है, कभी वो जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। ये करप्शन डैम बेहंगम नहीं बने, डैम वजीर नहीं बनाते, डैम वजीर नहीं बनाते, डैम जो है टेक्निकल लोग बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। यानी उसकी साइट्स का इंतखाब कहाँ पे होगा। ये अपना यहाँ भी बाज़ औक़ात बहुत बारिशें होती हैं पोठोहार में, तो बहुत छोटे छोटे डैम हैं, वैसे छोटी छोटी झीलें आप उनको कह सकते हैं। वो एक झील के पे मेरा भी जाना होता रहता है, मैंने तो कभी नहीं देखा वो खतरे में बारिश होती है, कुछ पानी उछल जाता है, इर्द गिर्द की ज़मीनों पे कुछ पानी फैल जाता है। डैम तब टूटते हैं जब वो डैम होते ही नहीं है दरअसल। सही। यानी तकनीकी बुनियादों पे जब उन्हें तामीर ना किया जाए और उसमें जो मटेरियल है वो सख्त जान ना लगाया जाए, और तुम्हें पैसा ही खा लिया जाता है। करप्शन के बायस जब करप्शन होगी, साफ और मुनसिफाना निज़ाम नहीं होगा, तभी ये सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। हारून साहब, फैटफ पे बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फैटफ के हवाले से बात करते हैं कि फ्रैक्शन टास्क फोर्स की जो टीम पाकिस्तान में आई थी, क्या वो पाकिस्तान को कोई ग्रीन सिग्नल दे के गई है या नहीं दे के गई? ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ IMF पाकिस्तान में महंगाई के आदाद-ओ-शुमार बढ़ने का इंदिया दे चुका है और उस पर अवामी रद्द-ए-अमल का भी इजहार कर चुका है। दूसरी तरफ फैटफ ने पाकिस्तान के हवाले से क्या फैसला किया है? क्या पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। हारून साहब से इस बारे में बात करते हैं। हारून साहब, वफ्द आया, पाकिस्तान आया, 15 रुकनी टीम आई, क्या पाकिस्तानी हुकाम को इस तरह के कोई इशारे मिले कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा?
देखिए, वजारत ख़जाना के ज़राए वो कहते हैं कि बज़ाहिर तो वो मुतमईन नज़र आते थे, लेकिन ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। इम्कान ये है कि उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा। उन्होंने यानी ये कहा कि जायज़ा लिया किन शरात पर पाबंदी की गई है, किन की नहीं की गई, तो अब उन्होंने इस पर इत्मीनान का इज़हार किया। अमेरिका पे है भाई, अमेरिका का रसूख है ज़्यादा इस अदारे में। अगर वो चाहेगा और तो ज़ाहिर है भारत को भी इशारा देगा कि ज़्यादा सख्त मुखालफत न करें। शरात पूरी कर दी गई हैं, हाफिज़ सईद साहब को और दूसरे लोगों को सज़ाएँ भी दे दी गई, कोई शर्त ऐसी नहीं। वो तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हम छींकते भी नहीं IMF की मर्जी के ख़िलाफ़। तो IMF क्या है? IMF अमेरिका ही है ना, और क्या है। तो इसके बावजूद भी अगर नहीं होते तो फिर क्या कहा जा सकता। खुश तो नहीं है अमेरिकी पाकिस्तान से, और ब्लैकमेल करने की कोशिश तो पूरी करेंगे। मुमकिन है कुछ और शरात तस्लीम कराने की कोशिश करें। दौरा बहरहाल वो करके गए हैं और कोई मनफी तासुर यहाँ तो उन्होंने नहीं दिया। जून में तो उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा था, अब अक्टूबर में मीटिंग होगी तो उसमें पता चलेगा। हारून साहब, आप क्या समझते हैं, IMF ने जो महंगाई बढ़ने का इशारा दिया है, अवामी रिटेलिएशन कितनी देख रहे हैं? अवामी रिटेलिएशन क्या है जी, लोग तो मर रहे हैं, लोगों में सकत ही बाकी नहीं है। रिटेलिएट लोग अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं PTI के साथ वाबस्तगी में, यही लोग कर सकते हैं। इलेक्शन अगर होंगे तो इस हुकूमती इत्तेहाद का सफाया हो जाएगा, इसलिए ये इलेक्शन रोकने की भी पूरी कोशिश करेंगे और धांधली की भी कोशिश करेंगे। और मेरा तो गेस ये है कि ये 9 सीटों में जो इलेक्शन, इससे भी भाग जाएंगे, बलदियाती इलेक्शन से भी भाग जाएंगे। सही। हारून साहब, बरतानवी हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार 11 थे, लेकिन इलेक्शन में लिज ट्रस ने कामयाबी हासिल की, ऋषि सुनाक का मुकाबला किया। लिज ट्रस की कामयाबी के असबाब क्या देखते हैं आप? देखिए, एक तो लिज ट्रस जो हैं वो बहरहाल नजीबुत्तरफैन फरंगी हैं, फरंगी कहते थे इनको। अच्छा, इनको अहले अरब कहते थे। अरब इनको रसूलुल्लाह के ज़माने में इनको कहा था बनू, इनके बारे में कुछ इरशादात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं कि ये अपनी हुकूमतों के तो अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ डट के खड़ते हैं। देखिए, वो अपना आखिर में तो 2 उम्मीदवार रह गए थे, ऋषि सुनाक और लिज ट्रस जी। तो जाहिर है उसने, एक तो ये है कि वो 3 वज़राए आज़म के साथ काम कर चुकी हैं, उनका तजुर्बा ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने टैक्सों में कमी का वाज़ेह इशारा दिया, और इशारा किया, वादा किया। तो देखिए, ये बरतानिया में, फ्रांस में, जापान में, अमेरिका में जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इसमें टैक्सों में कमी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपना रैगन जो रिकॉर्डेड अमेरिकन हिस्ट्री में जब से यानी इदाद शुमार जमा किए जा रहे हैं, वैसे तो सबसे बड़ा अखलाकी सितारा तो इब्राहिम लिंकन ही हैं, जॉर्ज वाशिंगटन भी हैं और भी कुछ दूर हैं। रैगन जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अमेरिकन पॉपुलर लीडर थे, सबसे ज़्यादा, उन्होंने क्या किया था, टैक्स कम कर दिए थे, हुकूमत का साइज़ छोटा कर दिया था, और नहायत मनसूबाबंदी के साथ किया गया था। वो अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में इंतहाई पॉपुलर रहे, और जब रुखसत हुए तो बड़ी शान और शौकत के साथ रुखसत किए गए। हालांकि जब वो आए थे मैदान में तो कहा जा रहा था कि 78 वर्ष इनकी उम्र है, कितनी 73-78, मुझे ठीक तो याद नहीं। तो ये बेचारे क्या इलेक्शन लड़ेंगे, इनमें इतनी तबानाई नहीं, मगर वो कामयाब भी हुए इसी वादे पे, उन्होंने डिलीवर भी किया। तो ये एक बड़ी चीज़ है। वो टाइम इनके पास कम है, 2 साल और 2 महीने हैं मेरे ख्याल में कुल, तो इसमें कोई क्या कर सकते हैं ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो अगली दफ़ा उम्मीदवार हो सकती हैं ये। सही। आप पाकिस्तान के इनके वज़ीर आज़म बनने, पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात क्या देखते हैं? जिस तरह बोरिस जॉनसन के वज़ीर आज़म बनने पे कहा गया था वह इमरान खान साहब की शख्सियत के मोतरफ है। नहीं, वो शख्सियात नहीं, वहाँ इन मुल्कों में अदारे काम करते हैं। बरतानिया साजिशें भी आपके ख़िलाफ़ करता रहेगा अमेरिका से मिल के, और कुछ जो मदद वहाँ से मिलती है वो भी मिलता रहेगा। वो इस इलाके में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। उनके इन्वॉल्वमेंट 300 साल की है। लोग कहते हैं 100 साल का इक़्तिदार है, 100 साल का नहीं है। 18वीं सदी के आखिर में वो यहाँ MI6 का नेटवर्क बना चुके थे, सवाए टीपू सुल्तान और हैदर अली के इलाके के हर जगह पे। अब भी यहाँ उनके लोग मौजूद हैं, यहाँ उनकी बहुत बड़ी लाबी है। फिर पाकिस्तानी बड़ी सरमायाकारी करते हैं, ख़ास तौर पर जिनके पास नाजायज़ सरमाया है, और बड़ा रुझान है उस तरफ। अपने आकाओं को ग़ुलाम भूलते नहीं हैं।
हारून साहब, बोस्निया के मुसलमानों के कत्लेआम की 20वीं बरसी है सितंबर में। क्या समझते हैं कि इस कत्लेआम पे यूरोप और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खामोशी इख्तियार की थी? इसलिए खामोशी इख्तियार रखी कि हमने खुद खामोशी इख्तियार की रखी। ओआईसी ने क्या किया, इस्लामी ममालिक ने किया क्या, पाकिस्तान ने तो फिर भी कुछ मदद की थी। इसलिए कि हम खौफजदा, हमारे हुक्मरान खौफजदा हैं, कोई ज़िंदगी है ही नहीं, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। देखिए यूरोप तो खामोशी से देखता रहा, 1 लाख कत्ल किए गए लोग, छोटी सी आबादी है, 60,000 खातिन की बेहुरमती हुई, 15 लाख लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, 400 साल पुरानी मसाजिद गिरा दी गई, 17 नज़रबंदी कैंप थे खातिन के, छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ की गई। और जो बात तो यूरोपीय ममालिक के जो दस्ते वहाँ क़याम अमन के लिए भेजे गए, मसलन हॉलैंड का एक दस्ता था, वो सरबों के साथ मिल गया। तो इंसानी नाम वेस्टर्न मीडिया ने भी उसको उस तरह हाईलाइट नहीं किया। मगरबी मीडिया तैमूर में, इंडोनेशिया का जो जजीरा है, जनूबी सूडान में कितना शोर शराबा करते हैं, कहीं कोई एक वाक़या हो जाए किसी मुसलमान मुल्क में, ये अफ़गानिस्तान पे तो हमला ही कर दिया, इराक़ पे भी हमला ही कर दिया कि ख़तरनाक हथियार है। वो ख़तरनाक हथियार कहाँ थे? उन्होंने भी, मीडिया ने भी नहीं किया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी नहीं किया। लेकिन बहरहाल बड़ी बाहिम्मत कौम है। मुझे याद है एक बरस ऐसा भी था बोस्निया में। अच्छा, आपके जो जिन ममालिक में पाकिस्तान के साथ बाकी मोहब्बत पाई जाती है, तुर्की है उसमें सरफहरिस्त, तो श्रीलंका है उसमें, क्योंकि पाकिस्तान ने खाना जंगी में उनकी बड़ी मदद की थी जी। उसमें ये भी शामिल है, अब अज़रबैजान उसमें शामिल होगा, ये अपना बोस्निया उसमें पहले से शामिल है। लेकिन बड़ी हिम्मत का उन्होंने मुजाहरा किया, बड़ी होशमंदी का मुजाहरा किया। एक बरस ऐसा भी था जब उनकी शरह तरक्की दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने अपने ज़ख्म मुंदमिल किए, तामीरात की, इंडस्ट्री को डेवलप किया, और अब वो एक अच्छी स्टेबल इकानमी है। हारून साहब, यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात कर लेते हैं। रूस पर पाबंदियों की यूरोपीय यूनियन कब तक मुतहम्मिल हो सकती? नहीं हो सकते जी। फ्रांस में बिजली की पैदावार कम हो गई है और रात को जो रोशनियाँ बुझाने का हुक्म दे दिया गया। जर्मनी में ट्रैफिक लाइट्स बंद कर दी गई हैं। स्पेन में कहा गया कि एसी एक ख़ास दर्जा हरारत से नीचे न ले जाएं। और ये कहा तो ये गया था कि जो बाइडन ने कि रूस भुगतेगा, यूरोप नहीं भुगता, मगर भुगत तो यूरोप रहा है। और जर्मनी में ये भी अंदेशा है कि सर्दियों में मकानों को गर्म रखना बड़ा मुश्किल होगा। फ्रांस में बिजली पैदा करने के मंसूबे बन रहे हैं। वो बेल्जियम के वजीर ने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था ना, आपसे कहा था कि यूरोपीय यूनियन अभी सोच ले, हालात बड़े ख़तरनाक हैं। इस तरह जो ऑस्ट्रेलिया के थे चांसलर कार्ल नीहेमर, उन्होंने कहा था यूरोपीय यूनियन पर तो पागलपन सवार है, ये ख़ुद को तबाह कर लेंगे, दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ये टेनी वेंडर ने भी कहा था, बेल्जियम के जो वजीर हैं, कि दूसरों के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादा अरसा यूरोप इसका मुतम्मल नहीं है। वो उनकी तो आमदनी बढ़ गई है रूस की। वो अपना ईरान के साथ मामलात बेहतर कर लिए, उन्होंने मिडल ईस्ट के साथ बेहतर कर लिए। हमें भी उन्होंने ऑफ़र दी थी, हम उससे फ़ायदा नहीं। इंडिया को वो तेल बेच रहे हैं, इसे म्यांमार के साथ, बर्मा जिसका पुराना नाम है, उनके साथ 20 अगस्त को उन्होंने नया मुआहदा कर लिया। तो नुकसान उसे नहीं हो रहा है, अगरचे जंग दराज हो गई है, लेकिन नुकसान जो है यूरोप को हो रहा है। और कुछ इंडस्ट्री बंद हो सकती है सर्दियों में, खासतौर पर फ्रांस में और जर्मनी में। सही, नुकसान यूरोप को हो रहा है और यूरोप इस नुकसान को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।